QKIS कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, QKIS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 देखेंगे। रक्त द्रव और तथा परिसंचरण क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ब्लड समूह क्या होता है, धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताया गया है। WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, हमें डिटेल में इसको देखने की जरूरत है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसके जवाब आपको दिया जाएगा। और सभी क्लास की एनसीईआरटी आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 11 एनसीईआरटी बायो का 15वां चैप्टर है, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। ठीक है, इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो हमारा ब्लड है उसका जो है कैसे जो है परिसंचरण होता है और हमारे शरीर में कैसे वो काम करता है। ठीक है, हमें उसी के बारे में यहाँ पर देखना है। तो ब्लड के बारे में यहाँ पर डिटेल में चीज़ों को बताया गया और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से गौर करने की ज़रूरत है। ठीक है, लिखा है, अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण और अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। तो जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पोषक तत्वों की जरूरत होती है और अन्य पदार्थ भी जरूरी है, नहीं तो कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाएंगे। उनको जीवित रहने के लिए ये जरूरी है। ऊतकों, तो याद रखना, जो कोशिकाओं के समूह होते हैं उनको ऊतक कहते हैं, इन्हें हम इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। तो ऊतक के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अगर हम टिश्यू से लगातार CO2 का निष्कासन नहीं होगा, वो नहीं निकलेगा, तो ऊतक ठीक तरीके से टिश्यू काम नहीं कर पाएंगे। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु इस एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज और जो है आपका सिलेटेड बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। तो अलग अलग जीव जंतु का क्रियाविधि क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे कोशिकाओं के जो है द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। तो बहुत सारे जीव होते हैं जिनमें जो है आदान प्रदान सरल तरीके से होता है। जटिल प्राणी से मानव इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक जो है सामान्य तरल होता है, द्रव होता है, लिक्विड होता है। वो आपका कौन सा है, ब्लड है, जो मानव सहित हर प्राणियों के लिए ये परिवहन का काम करता है। एक अन्य शरीर द्रव लसीका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। इस अध्याय में आप रुधिर और लसीका ऊतक द्रव के संगठन और गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। तो रुधिर के जो है परिवहन को समझाया गया, रुधिर क्या होता है, कितने जो है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, सबके बारे में यहाँ डिटेल में हमें देखना है। आगे लिखा है ब्लड मतलब हो गया यहाँ पर रुधिर के बारे में। तो लिखा है, रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि क्या रक्त जो है एक टिश्यू है? बिल्कुल है, जिसमें द्रव्य आधात्री जो है मैट्रिक्स और प्लाज्मा जो है तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ब्लड कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, जरा आप इस लिस्ट को देखिएगा। ये लिस्ट में बाकायदे इसमें समझाया गया है कि ब्लड कितने प्रकार का होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सबको यहाँ पर बताया गया है। लाल जो है RBC और WBC क्या होता है, अलग अलग प्रकार के रूप में यहाँ पर बांटा गया था। अब इसको देख करके याद भी कर सकते हैं। अब जो है याद रखना, रुधिर में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा क्या काम करता है उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से गौर करने की हमें जरूरत है। लिखा है, परद्रव्य एक हल्के पीले रंग का जो है गाढ़ा तरल पदार्थ है। परद्रव्य मतलब ये होता है कि प्लाज्मा को परद्रव्य भी कहते हैं। ठीक है, जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है, जैसे भी आपने लिस्ट में देखा है। परद्रव्य में 90 से मतलब प्लाज्मा में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। तो ये परसेंटेज भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देते हैं। इसके अलावा आपका फाइब्रोनोजन, आपका ग्लोबिन और आपका एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको नोट करने की जरूरत है। पूछा जा सकता है कि प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो इन तीनों प्रोटीनों के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। यही सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, फाइब्रोनोजेन
की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या अस्कंधन में होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त का थक्का बनाने में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखना इसका नाम क्या है, फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन होती है। क्वेश्चन कई बार आया है, आगे भी आपसे पूछा जाएगा। तो किस प्रोटीन का क्या काम है, ये भी हमें बहुत जरूरी है जानना, तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरा आपका है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, ये भी प्रोटीन है। तो लिखा है ग्लोबुलिन जो है का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र और जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए काम करता है। कौन, तो याद रखना ये प्रोटीन। अगला है आपका जो है एल्बुमिन का उपयोग प्रासरणिक संतुलन के लिए होता है। तो जो प्रासरणिक संतुलन होता है उसके लिए किया जाता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयतन जैसे आपका Na+Ca जो है मैग्नीशियम, इसके बाद में अन्य जो है पदार्थ जो है इसमें शामिल पाए जाते हैं। ये सब मिल करके क्या होते हैं, अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से प्लाज्मा में खनिज पाए जाते हैं, तो इन सबके नाम आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। आगे लिखा है शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण जो है ग्लूकोज भी, अमीनो अम्ल भी और लिपिड भी कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा अस्कंधन के अनेक कारक परद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का और अस्कंधन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। याद रखना, अगर जो है उसमें क्या कहते हैं, प्लाज्मा को अगर उसमें थक्का ना बने और स्कंधन ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, अब आता है संगठित पदार्थ क्या क्या होते हैं। तो लिखा है लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इसे हम कहते हैं श्वेताणु जो है, इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। और आपका जो क्या कहते हैं प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। और यह रक्त के लगभग 45% भाग जो है बनाते हैं। तो याद रखना, आप जो लिस्ट देखे थे, आप लिस्ट को दोबारा देखिएगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उसमें 45% के लगभग क्या होता है, तो उसमें RW मतलब RBC, WBC और क्या होता है प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, सब जो है कि संयुक्त रूप से संगठित होते हैं, पदार्थ होते हैं और रक्त के लगभग 45% भाग पर ये जमे होते हैं। यही सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसको हमें बहुत अच्छे से याद करने की जरूरत है। आगे लिखा है आपका जो है रक्ताणु, इसे हम क्या कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, यह लाल रुधिर कणिका है। तो लाल रुधिर कणिकाओं के और इसे हम WBC, इसे हम RBC कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, हम RBC कहते हैं। तो RBC याद रखिएगा, इसको हम एक नाम हिंदी में क्या कहते हैं, रक्ताणु कहते हैं। और इसको जो है इसका साइंटिफिक नाम है वो क्या नाम है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट नाम है। ये भी आपको याद रखना होगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख परिघन मिलीमीटर रक्त से 5 से लेकर 5 मिलियन प्रतिघन मिलीमीटर होती हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इनमें ये पाई जाती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये सब आकार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। जब मनुष्य जो है वयस्क हो जाता है तो जो RBC है वो कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा बनती है। क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। अधिकतर रक्तधानियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलती है तथा इनकी आकृति जो क्या होती है, अभ्यावतर होती है। ठीक है, होती है। इनका लाल रक्त एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो जो RBC में जो लाल रंग होता है ब्लड का, वो किस लिए होता है, तो लौह तत्व पाया जाता है, वो प्रोटीन होता है। और क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये भी आपको याद रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है खून का जो ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है, वो किस प्रोटीन के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इस लाइन को आपको नोट करना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में लगभग महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया होगा, आप लोग इसको जानते होंगे। तत्पश्चात इनका विनाश कहाँ होता है, प्लीहा में हो जाता है। तो याद रखना, जो है जो RBC है उसका कब्रिस्तान कहा जाता है, किसको, प्लीहा को। तो अस्थि मज्जा में ये ब्लड बनता है RBC, और जो है कहाँ पर, प्लीहा में ये नष्ट हो जाता है 120 दिनों के बाद। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आपको सबको पता होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा
WBC का। WBC को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। तो याद रखना, लिखा है ल्यूकोसाइट्स को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने का श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। तो याद रखना, श्वेत रुधिर कणिकाओं में ना तो जो है उसमें क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो उसमें होमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसीलिए वो जो है लाल यहाँ नहीं हो गया, उसके यहाँ पे क्या लिखा है? श्वेत रुधिर कणिकाएं लिखा है। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। तो याद रखना, WBC में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से लेकर 8000 प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती हैं। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं और इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका होता है कणिकाणु, एक जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लूलोसाइट्स कहते हैं, और एक होता है आपका अकड़ कोशिका, जिसे हम कहते हैं एग्रुलोनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। दो प्रकार से इनको क्या करते हैं? बांट देते हैं। जबकि लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स जो है आकड़ कोशिका के प्रकार है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में जो है कोशिकाओं में क्या होता है? तो याद रखना, यहाँ पे न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं, लगभग 60 से 65% होते हैं, जबकि बेसोफिल संख्या में कम होते हैं, 0.5 से 1% होते हैं। तो याद रखना, ये जो है आपका WBC है, इसके बारे में बताया गया। और WBC काम क्या करता है? तो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा को जो है ये मजबूत करता है। अगर इसकी कमी होती है तभी लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं जो है आपका रक्त में संगठित पदार्थ कौन कौन से हैं, सबको यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये RBC है, आपका ये प्लेटलेट्स है, आपका जो है ये आपका क्या है? योसिनोलोफिल है, आपका ये बेसिफिल है, आपका जो है न्यूट्रोफिल है, आपका जो है लिम्फोसाइट्स है, आपका T लिम्फोसाइट्स है और आपका B लिम्फोसाइट्स है। ये सब जो है मिल करके ब्लड के क्या होते हैं? संगठित पदार्थ होते हैं। तो ये भी नाम आपको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि आपका बेसिफिल क्या है। तो ये आपका रक्त के संगठित पदार्थ होते हैं जिससे मिल करके ब्लड बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे लिखा है आपका न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट्स 6 से 8% जो है क्या होते हैं? भक्षण कोशिका होती है, जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। तो जो याद रखना, जो जीवाणु होते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के अंदर जाते हैं, तो WBC उनसे लड़ता है और उन्हें प्रवेश करने से क्या करता है? उन्हें समाप्त कर देता है वो जीवों को। बेसोफिल और आपका हिस्टामिन, आपका सीरोटोनिन और आपका हिपेरिन आदि का स्रावत करती हैं WBC, तथा जो आपका शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती हैं। या इसके अलावा जो है आपका योसिनोफिल जो है 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती हैं, ठीक है, और एलर्जिक प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित रहती हैं। इसके अलावा आपका बात करते हैं, जो एलर्जी हो जाती है लोगों को, तो उसको क्या करती है? उससे ये रक्षा करती हैं। आगे लिखा है लिम्फोसाइट्स 20 से लेकर 25%, मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होती है B और एक होती है आपका T। तो लिम्फोसाइट्स दो होते हैं, एक होता है B, एक आपका होता है T। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। B और T दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट्स शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करती हैं? मजबूत करती हैं। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो प्लेटलेट्स को याद रखना, पहली बात याद रखना, ये ब्लड का एक जो है संगठन है, प्रकार है ब्लड का में जो है ये मिल करके बनता है, पहला आपको याद रखना है। दूसरा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु कहते हैं, और इंग्लिश आपका इसको साइंटिफिक नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नाम आप याद रखना, थ्रोम्बोसाइट्स नाम है इसका, साइट नाम है भी कहते हैं। ये जो है मेगाकैरियोसाइट्स अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से ये बनती हैं, तो अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। और प्लेटलेट्स अगर कम हो जाता है तो जो है क्यों कम होता है? डेंगू के कारण कम होता है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं, जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने अस्कंदन में सहायक होता है। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण अस्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है और शरीर से अधिक जो है रक्त स्रावित हो जाता है। अगर याद रखना, प्लेटलेट्स ना हो तो थक्का नहीं बनेगा खून में, और जो है लगातार खून निकलता रहेगा और इससे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो कहते हैं विटामिन के की जिसके अंदर कमी होती है तो रक्त में थक्का नहीं बन पाता है। तो विटामिन और प्लेटलेट्स इससे बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं हमारे शरीर में, जो है ब्लड से जुड़े हुए, और जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा हुआ है आपका रक्त समूह ब्लड ग्रुप क्या होता है? रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है ये बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो लिखा है, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखने हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। याद रखना, जितने भी मानव हैं सबके जो ब्लड होते हैं आपको कैसे दिखेंगे? रेड दिखाई देंगे। लेकिन क्या सबके ब्लड एक जैसे होते नहीं होते? क्योंकि सबके ब्लड ग्रुप
अलग अलग होते हैं। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है, जिनमें से दो मुख्य समूह, एक आपका ABO तथा आपका है एक दूसरा क्या है पीएच का उपयोग पूरे विश्व में होता है। तो पीएच फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी हमें जानना है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है ABO समूह क्या होता है। ठीक है, तो लिखा है ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की जो है सतह पर दो प्रतिजन आपका एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। याद रखना, जो ब्लड ग्रुप लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं RW या RBC होता है, उसमें ABO अलग अलग समूह होते हैं, A, B और O। इनका जो है जो विभाजन किया गया किसी कारण किया गया है, एंटीजन के कारण किया गया है और आपका प्रतिजन के कारण किया गया है। तो इसीलिए जो है क्या है वो अलग होते हैं, किसी में ये उपस्थित होता है तो किसी में ये अनुपस्थित होता है। ये एंटीजन A और B हैं जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वह प्रोटीन पदार्थ हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। ये चार रक्त समूह जो है AB जो A अलग है, B अलग है, AB एक साथ है और O में प्रतिजन और प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हुए इनको तालिका में यहाँ पर दिखाया गया है और आप इसको देख करके याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। जैसे ब्लड ग्रुप A है, तो ब्लड ग्रुप A में याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का इसमें प्रतिजन पाया जाता है। दूसरा प्लाज्मा में प्रतिरक्षी जो है एंटीबॉडी जो है क्या पाया जाता है उसमें, तो इसमें याद रखना एंटीबॉडी क्या होता है, B होता है। ठीक है, और रक्तदाता समूह कौन होता है, तो A और ये O को दे सकते हैं। B क्या होता है, इसमें जो है प्रतिजन क्या होता है, B होता है और एंटी जो है A होता है। याद रखना ये जो है B और O को ये रक्तदाता समूह होते हैं। AB क्या होता है, इसमें प्रतिजन AB होता है लेकिन इसमें एंटीबॉडीज क्या होती है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, किसमें AB में होता है। और याद रखना इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम जो है हम ये किसी से ये जो AB आपका हो ये किसी से ब्लड ले सकता है, दे नहीं सकता है, ले सकता है। ठीक है, दूसरा जो O होता है इसमें जो है प्रतिजन अनुपस्थित होता है और एंटीबॉडी इसमें क्या होता है, AB पाया जाता है। याद रखना इस जो क्या होता है ये किसी को अपना ब्लड दे सकता है, किसको भी, A को भी, B को भी और AB किसी को भी दे सकता है। उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया, आप इसके बारे में जानते हैं। आगे लिखा भी है कि दाता या ग्राही अदाता के समूह रक्त का चढ़ाने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। अगर हम किसी को ब्लड चढ़ाते हैं तो देखते हैं कि A को A चढ़ा जा रहा है, B को B चढ़ा जा रहा है कि नहीं तो जो हो उससे वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, जिससे रक्त स्कंदन और RBC के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां ना हो। दात्रा जो है क्या होता है, डोनर जो है कंपेटिबिलिटी जो है तालिका में दर्शाया गया है, उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए हमें इसको अच्छे से याद करने की जरूरत है। अब आगे लिखा है, उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जो आपका रक्त समूह O एक सर्वदाता है जो सभी समूहों को रक्त प्रदान कर सकता है। तो O जो है सबको ब्लड दे सकता है, जबकि AB क्या होता है, वो किसी से ब्लड ले सकता है। तो लिखा भी है कि रक्त समूह AB सर्वत अदाता ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। तो O जो है रक्त देता है और AB किसी से रक्त ले सकता है, तो उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इसी चीज़ को कई बार समझाया गया है, क्योंकि एक में जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, एक में प्रतिजन पाया जाता है, उसी चीज़ को यह बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है RH फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो RH जो समूह है, ये फैक्टर है, ये जो है बंदर से लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है RH फैक्टर को नाम रखा गया है। लिखा भी है, एक अन्य प्रतिजन एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रीसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान होते हैं। तो रीसेस बंदर में पाया गया था RH फैक्टर, ये उसी से मानव में लिया गया है। तो ये बंदर का नाम भी आपको याद रखना होगा। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है को RH सहित जो है, और जिसमें यह नहीं होता है उसे हम RH हीन जो है कहते हैं। तो एक में प्लस लगता है, एक में माइनस लगता है। यदि RH रहित है कि व्यक्ति के रक्त को जो है RH सहित जो है पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है, तो व्यक्ति में RH प्रतिजन और आपका जो RH प्रतिजन और आपका RH की जो है विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, अतः रक्त जो है आदान प्रदान के पहले RH समूह को जो है मिलना भी जो है आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की RH अयोग्यता को एक गर्भवती जो है माता उसे गर्भ में पल रहे भ्रूण के RH+ के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक करने वाले के कारण भ्रूण का जो है RH एंटीजन जो है सगर्भता में माता के जो है
RH माइनस को प्रभावित नहीं कर पाता है क्योंकि अपारक के कारण। लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय जब बच्चा पैदा होता है कि समय माता के RH जो है माइनस रक्त से जो है क्या होता है, जो है शिशु के RH प्लस रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में pH प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। यह प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि परवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से RH माइनस भ्रूण के रक्त RH प्लस में रक्त प्रतिरक्षी का रिसाव हो जाता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो जाती हैं और यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम आती है, या उससे हम रक्तप्लावता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। इसलिए बच्चों को देखा होगा अक्सर जब पैदा होते हैं उनको पीलिया हो जाता है। ऐसी दशा में आपको याद रखना जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस आपका फिटेलिस गर्भ जो है रक्ताणु को कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद pH प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा दिया भी जाता है, अगर किसी को ब्लड कम होता है तो उनको दिया भी जाता है। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें याद रखना जरूरी है। अब यहाँ आता है रक्त स्कंदन क्या होता है, रक्त का जमाव क्या होता है। अगर रक्त जब हम कोई हमारा बॉडी कट जाता है वहाँ से जब ब्लड निकलने लगता है तो रक्त का जमना बहुत जरूरी है। जब जम जाता है तो ब्लड फिर आगे नहीं निकल पाता। अगर वो रक्त न जमे और ब्लड लगातार निकलता रहे तो उससे क्या होगा, खून की कमी हो जाएगी और व्यक्ति मर सकता है। ठीक है, तो लिखा है किसी चोट या घाव की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। लगातार खून निकलता है उसको हम रक्त स्कंदन कहते हैं। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहाने से रोकती है। ठीक है, तो याद रखना जब रक्त स्कंदन होता है मतलब जमा होता है तो जमने की वजह से क्या होता है कि ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अपने किसी चोट या घाव या जो है घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल या भूरे रंग का झाग या सा अवश्य देखा होगा। या रक्त का स्कंदन या थक्का होता है जो जम जाता है जिससे ब्लड आगे नहीं निकल पाता है, जो मुख्यतः जो है क्या होता है तो याद रखना फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जो रक्त का थक्का बनता है वो जो जाल जैसा उसको जो है क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फाइब्रिन कहते हैं। ठीक है, इस जाल में जो है मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लेज्मा में उपस्थित जो है एंजाइम थ्रोबिन की सहायता से फाइब्रोनोजन से बनती है। आगे लिखा है थ्रोबिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय जो आपका प्रोथोबिन से होती है। इसके लिए आपका थ्रोबोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त जो है प्लेज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइमी प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी क्रम से बनाते हैं, जिससे जो है रक्त क्या हो जाता है, जमने में मदद मिलती है। ठीक है, एक चोट या घाव रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिसके स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिससे वो जमने लगता है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयतन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा जिससे अगर क्वेश्चन गलत ना होने पाए। अब आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लसिका ऊतक द्रव के बारे में जानेंगे। तो ये भी ब्लड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो लिखा है आपका रक्त जब ऊतक की कोशिकाओं से होकर गुजरता है तब बड़े प्रोटीन जो है अणु एवं संगठित पदार्थों को छोड़कर रक्त से जल और जल में घुलनशील पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकल आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि रक्त से जल का और जल से घुलनशील पदार्थ क्या होते हैं, वो बाहर कोशिकाओं से निकल आते हैं। इस तरल को अंतःद्रव्य द्रव या ऊतक द्रव कहते हैं जो ब्लड से निकलता है। इसमें जो है प्लाज्मा के समान ही खनिज लवण पाए जाते हैं जिसे प्लाज्मा पाए जाते हैं। रक्त तथा कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ और गैसों का आदान प्रदान इसी द्रव से होता है। तो जो रक्त और कोशिकाओं में जो है याद रखिएगा जो पोषक पदार्थ और जो गैसों का आदान प्रदान होता है CO2 और O2 का, उसका जिम्मेदार कौन होता है, जो आपका जो है लसिका होती है। वाहिकाओं का विस्तृत जाल जो लसिका तंत्र आपका लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है, इस द्रव को एकत्र कर बड़ी शिराओं में वापस छोड़ता है। लसिका ग्रंथ में उपस्थित एक या द्रव तरल को जो है लसिका कहते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव है जिसमें विशिष्ट लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। लिम्फोसाइट्स शरीर
की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। लसिका पोषक पदार्थ हार्मोन आदि के संवहन के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी आपको याद रखना होगा, हार्मोन का भी क्या करते हैं, ये परिवहन करते हैं, संवहन करते हैं। आंत्र अंकुरण में उपस्थित लैक्टियल वसा को लसिका द्वारा अवशोषित करते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आया था, इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो एनसीईआरटी बहुत डिटेल में चीज़ों को अच्छे समझाती है, इसलिए हमें इसको पढ़ने की जरूरत होती है। अब यहाँ लिखा है आपका परिसंचरण पथ क्या होता है, जहाँ से ब्लड जो है जिस के माध्यम से बाहर आता जाता है उसे ये नाम दिया गया है। लिखा है आपका परिसंचरण दो तरह का होता है, जो खुला और बंद होता है। जो परिसंचरण होता है रक्त का, एक किसी चीज का, वो खुला हो सकता है और बंद हो सकता है। खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा जो है संधिपाद और आपका मोलास्क में पाया जाता है, जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थान कोटरों में खुलता है। एक कोटर वस्तुतः जो है देह गुहा में होती है, और जब आपका एनेलिडा और आपका केसुकी में बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़ी रक्त वाहिकाओं के जाल में होता है। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। ठीक है, आगे लिखा है सभी जो आपका केसरुकी में कच्छों से बना हुआ पेशी हृदय होता है। जितने भी केसरुकी जीव होते हैं उसमें जो है पेशी हृदय होता है। मछलियों में दो कच्छीय हृदय होता है, जिसमें एक आपका आलिंद और एक आपका निलय होता है। लेकिन मानव में क्या होता है, मानव में जो है दो आलिंद होते हैं और दो निलय होते हैं। हृदय के 4 पार्ट होते हैं। अभयचरों और सरीसृपों जो आपका, जिसे मगरमच्छ को छोड़ करके हृदय 3 कक्षाओं में बना होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 जो आपका निलय होता है। जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में किसको रखेंगे, हम मानव को रखेंगे, में हृदय 4 कक्षाओं का बना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मछली में हृदय कितने कक्ष का होता है, 2, पहला क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा सकता है कि कौन से ऐसे जीव होते हैं जिनमें हृदय 4 कक्षों का होता है, 2 आलिंद 2 निलय का होता है। तो मगरमच्छ में, आपका मछलियों में, ये पक्षियों में, और आपका स्तनधारियों में, ये आपको याद रखना होगा, स्तनधारी मानव भी आ जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है जिसमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। मछलियों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर के शरीर से विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, तथा वहां से ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहते हैं। उभयचरों और सरीसृपों में बायां आलिंद क्लोम फेफड़ों और त्वचा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, और दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भाग में ऑक्सीजनित रुधिर प्राप्त करता है। तो एक तरफ जो है, एक में जो है क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, एक में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसका परिवहन होता है जीवों में। ठीक है, लेकिन रक्त को निलय में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। इस क्रिया को आपूर्ण दोहन परिसंचरण कहते हैं। पक्षी और आपका स्तनधारियों की बात करें, जैसे मानव में ऑक्सीजनित जो है ऑक्सीजनित रक्त प्रायः बाएं और दाएं आलिंदों में होता है। ध्यान रखना, जो आपका बायां आलिंद होता है उसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजनित होता है, रक्त होता है, और जो आपका दायां होता है आलिंद उसमें ऑक्सीजनित होता है, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जहां से वह उसी क्रम में बाएं दाएं नीलों में जाते हैं। निलय बिना रक्त के को मिलाए उन्हें पंप करता है, अर्थात 2 तरह के परिसंचरण पथ प्राणियों में पाए जाते हैं, एक आपका आने का, एक आपका जाने का। अतः इन प्राणियों में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मानव भी स्तनधारियों में आता है। इसके जो है हृदय के 4 कक्ष होते हैं, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उससे पहले आप ये मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि हृदय जो है, याद रखना, हमारा जो मानव का हृदय होता है उसमें याद रखिएगा कि उसमें एक आपका होता है बायां आलिंद, ये पहला कक्ष हो गया। एक होता है आपका दायां आलिंद, ये दाहिना कक्ष हो गया। आप देख सकते हैं दोनों को। ठीक है, यहाँ पर आपका लिखा है दाहिना निलय होता है और यहाँ बायां निलय होता है। ठीक है, तो सबके चारों जो कक्ष हैं, सबके अलग अलग काम है, उसी चीज को जानना है। दूसरा, जो हमारे ब्लड के लिए जो ब्लड परिवहन होता है वो नसों के माध्यम से होता है। नसें 2 प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सिरा होती हैं और एक होती हैं धमनी होती हैं। जो सिरा होता है उसमें जो है अशुद्ध रक्त होता है, याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त होता है, और जो धमनी होती है उसमें शुद्ध रक्त जो होता है। तो याद रखिएगा, अशुद्ध रक्त जो है हृदय में आता है, यहाँ से शुद्ध होता है, और आपका जो है धमनी के माध्यम से शरीर पुनः चला जाता है। ठीक है,
ये चीज़ जो है हृदय के माध्यम से किया जाता है, उसी चीज़ को यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा भी गया है, जो चीज़ वहाँ बताया गया उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है। हम भी जब पढ़ेंगे तो समझ में आपको अच्छे से और आएगा। ठीक है, आगे लिखा है आपका कि मानव परिसंचरण तंत्र, जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें कक्षों से बना पेशी हृदय साखित बंद रक्त वाहिकाओं का एक जाल रक्त और तरल समाहित होता है। रक्त इसमें बहने वाला एक तरल रक्त, जिसके बारे में आप जो है अध्ययन हम कर चुके हैं। हृदय की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति मध्यजन स्तर से होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीसोडर्म कहते हैं, तथा यह दोनों फेफड़ों के मध्य वक्ष गुहा में उपस्थित रहता है। यह थोड़ा सा बाईं ओर तरफ झुका रहता है। यह बंद मुट्ठी के आकार का होता है, जिसे बंद मुट्ठी को करते हैं उसी आकार का हमारा हृदय होता है। ठीक है, यह एक दोहरी झिल्ली के भित्ति के झिल्ली में थैली हृदय जो है वर्णी द्वारा सुरक्षित होता है। इसमें हृदय वर्णी द्रव्य पाया जाता है। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं। इसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर को पाए जाते हैं, जिन्हें हम आलिंद कहते हैं। आलिंद को हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, या उसको हम जो है साइंटिफिक भाषा में क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आर्ट्रिया कहते हैं। तथा 2 निलय अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो आलिंद छोटा होता है और जो आपका जो निलय होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। या पतली पेशीय भित्ति, जिसे हम अंतर आलिंदी पट कहते हैं, बाएं और दाएं आलिंदों को अलग करते हैं। ठीक है, अब कौन करते हैं, तो जो अंतर पट होते हैं, इस चीज को ये बताया गया, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, जिससे दोनों अलग होते हैं उस चीज को यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है आपका, जो बाएं तथा जो है दाएं निलय को अलग करते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय के एक मोटे रेशीय ऊतक, जिसे आलिंद निलय पट्ट द्वारा पृथक करते हैं। हालांकि इन पट्टों में एक एक छिद्र होता है, जो एक ओर से दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के रक्त का जो 3 पेशी पल्लों और वलयों में जो है क्या होता है, युक्त एक वाल पाया जाता है, जिसे हम ट्राइक साफिट जो है कपाट या वल कहते हैं। बाएं आलिंद और दायां निलय के रंध्र जो है निकास के लिए होते हैं, जो मैं आपको समझा रहा था। जैसे यहाँ पे दिखा है कि जो आपका दायां आलिंद होता है और दायां निलय होता है, यहाँ से ब्लड क्या होता है, सिराओं के माध्यम से आता है, यहाँ पहुंचा और यहाँ पहुंच करके आपका कहाँ से, बायां आलिंद से, निलय से आलिंद पे पहुंचा, आलिंद से जो है ये सीधे धमनी के माध्यम से शरीर में चला गया, जो है अलग अलग भागों में। उसी चीज को ये बताया गया। तो जो डॉक्टर सुई लगाते हैं, तो डॉक्टर सुई किस में लगाते हैं, सिराओं में लगाते हैं। देखा होगा, हमेशा डॉक्टर नस खोजते हैं तब सुई लगाते हैं, तो सिराओं में सुई लगाते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त होता है, तो अशुद्ध रक्त के साथ ही जो है हृदय में वो दवा भी चली आती है, और शुद्ध रक्त के साथ दवा मिल करके वो जब वो धमनी के माध्यम से शरीर में जाती है, तब लोगों को जल्दी रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो डॉक्टर जो है इसीलिए जो है सिराओं में सुई लगाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द्विसंचरण क्या होता है, जिसको हम समझा रहे थे। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, धमनी और सिरा का ही सारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो लिखा है, रक्त अनिवार्य रूप से एक निर्धारित मार्ग से रक्त वाहिकाओं, धमनी और सिराओं में बहता है। मूल रूप से प्रत्येक धमनी और सिरा में 3 परतें होती हैं। अंदर की प्रति सल्की अंतराक्षित ऊतक जो है, चिकनी पेशियों और नसी और जो लचीले रेशों से युक्त मध्य संकुचन और कोलेजन रेशों से युक्त रेशेदार संयोजी ऊतक की बनी होती हैं। उसी चीज को बताया गया सिरा को और धमनी को। आगे लिखा है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि दाहिने निलय द्वारा पंप किया गया रक्त फुसफुसीय धमनियों में जाता है, जबकि बायां निलय की रक्त महाधमनी में जाता है। ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में ऑक्सीजन युक्त होकर के फुसफुस सिराओं से होता हुआ बाएं आलिंद में आता है। यह संचरण जो है तथा पथ फुसफुस संचरण कहलाता है। तो याद रखना, फेफड़ा भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि उसमें गैसों का मिश्रण होता है। ऑक्सीजनित रक्त महाधमनी से होता हुआ धमनियों और कोशिकाओं से होता हुआ वो ऊतकों तक जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, तो धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, और आपका जो सिरा होती है उसमें अशुद्ध होता है। तो धमनी में ऑक्सीजन पाया जाता है, जबकि सिराओं में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जो आपका हृदय की ओर आता है। और वहां से ऑक्सीजन रहित होकर के सिराओं और महासिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है, जिससे मैंने आपको बताया था। तो याद रखना, जो अशुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, वो आपका सिराओं से होता है। इसलिए डॉक्टर जो है सिराओं में सुई लगाते हैं, जिससे वो शुद्ध रक्त में जाकर के वो दवा मिल जाए। यह एक क्रमबद्ध परिसंचरण है। यह क्रमबद्ध परिसंचरण पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन तथा अन्य
जरूरी पदार्थों को ऊतकों तक पहुंचाता है तथा वहां से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए ऊतकों से दूर ले जाता है। एक अनूठी संवहनीय संबद्धता आहार नाल और यकृत के बीच उपस्थित होती, जिसे हम यकृत वाहिकाएं परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपका यकृत जो होती है वह निवाहिका शिरा रक्त को इसके पहले की वह क्रमबद्ध परिसंचरण में आंत से यकृत तक पहुंचती हैं। हमारे शरीर में एक विशेष हृदय परिसंचरण तंत्र पाया जाता है जो रक्त को जो आपका जो क्या करता है हृदय पेशी न्यास तक ले जाता है तथा वापस लाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसको यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, अब आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं फेफड़ा है आपका, यह आपकी धमनी है, यह आपका सिरा है। तो सिराओं से देखो रक्त कहाँ पहुँच रहा है, आपका जो है हृदय में, और यहाँ से जो है आपका धमनी के माध्यम से ये फेफड़ा से होते हुए ऑक्सीजन लेके जाता है। तो इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या होता है शुद्ध रक्त होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है नसों को काट करके यहाँ दिखाया गया कि इसमें कितनी परतें होती हैं, उसी चीज़ को ये बताया गया है। तो यहाँ कभी कभी जो लोग मोटापे के शिकार होते हैं तो कोलेस्ट्रॉल इसी में जमा होता है, जिससे जो है ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पाता है, उनकी सांस फूलने लगती है और हृदयाघात हो जाता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं आपका जो है हृदय क्रिया का नियमन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो लिखा है आपका हृदय की सामान्य क्रियाओं का नियमन अंतरिम होता है, अर्थात विशेष पेशी ऊतक नोडल ऊतक द्वारा स्वतः नियमित होते हैं। इसलिए हृदय को पेशी जनक आपका मायोजनित कहते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा के विशेष तंत्र का केंद्र श्वेत तंत्रिका के द्वारा हृदय की कोशिकाओं को क्या करते हैं संयमित कर सकता है। अनुकंपीय तंत्रिकाओं से प्राप्त तंत्रीय संकेत हृदय स्पंद को बढ़ा देते हैं और नीलयी संकुलन को क्या करते हैं सुदृढ़ करते हैं, अर्थात मजबूत करते हैं। अतः हृदय निकास बढ़ जाता है। दूसरी तरफ परानुकंपी तंत्रिकाएं संकेत जो स्वतः चलित तंत्रिका केंद्र का हिस्सा है हृदय स्पंदन और क्रिया विभव को क्या करते हैं संवहन गति पर कम करते हैं, अतः यह हृदय निकास को कम करते हैं। अधिवृत्त जो है अस्थमा को क्या करते हैं हार्मोन भी हृदय निकास को बढ़ा देते हैं, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है लगातार बढ़ता जाता है। उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा है परिसंचरण की विकृतियां क्या होती हैं। लिखा है उच्च रक्तदाब। अति तनाव क्या होता है। अति तनाव रक्तदाब की वह अवस्था है जिसमें रक्तचाप सामान्यतः 120/80 से अधिक हो जाता है। ठीक है, इस मापदंड में 120 मिलीमीटर जो है Hg जो है मिलीमीटर में मरकरी दबाव को जो क्या करते हैं परकुचन या पंपिंग दबाव, और 80 मिलीमीटर Hg को अनुशीतलन या विराम काल रक्त दबाव कहते हैं। तो 80-20 के बीच में ये रहता है, इससे कम ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर तो हाई हो जाता है तो लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा पूछा गया है Hg, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड प्रेशर में जो मापदंड करते हैं उसमें Hg का मतलब क्या होता है, तो मरकरी दबाव होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। यदि किसी का रक्त दाब बार बार मापने पर भी व्यक्ति 140 और 90 या उससे अधिक होता है तो वह अति तनाव का प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसको हाई क्या कहते हैं उच्च रक्तदाब कहते हैं। उच्च रक्तदाब चाप हृदय की बीमारियों को जन्म देता है तथा अन्य महत्वपूर्ण अंगों जैसे मस्तिष्क और जो आपका वृक्क जैसे अंगों को प्रभावित कर देता है। किडनी भी उससे प्रभावित होती है। ठीक है, आगे लिखा है आपका हृदय धमनी रोग कौन कौन से होते हैं। तो हृदय धमनी रोग में याद रखिएगा कौन आपका लिखा है हृदय धमनी बीमारियां रोग को प्रायः क्या कहते हैं, तो याद करना एंथोरोकार्डिया एंथीरोस जो आपका सेक्सेलोसिस के रूप प्रदर्शित संदर्भित किया जाता है। ये भी हृदय बीमारी होती है। इसमें हृदय पेशी को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाएं प्रभावित होती है जो हृदय को रक्त नहीं पहुंचा पाती हैं। यह बीमारी धमनियों के अंदर कैल्शियम वसा और अन्य पेशीय ऊतकों के जमा होने से होता है, जो मैंने आपको भी बताया था, जिससे धमनी की जो है अवकाशिका सक्रिय हो जाती है, मतलब वो पतली हो जाती है, जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है कम हो जाता है। एक आपका है हृदय शूल, इसे हम एंजाइना कहते हैं। ये क्या होता है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस आपका भी कहते हैं। हृदय पेशी में जब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तब सीने में दर्द व पीड़ा होती है, जो एंजाइना जो है हृदय शूल की पहचान होती है, उसे हम एंजाइना कहते हैं। हृदय शूल स्त्री या पुरुष दोनों में किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन मध्यावस्था या वृद्धावस्था में सामान्य बीमारी होता है या अवस्था में रक्त बहाव के प्रभावित होने से हो सकता है। तो एंजाइमा भी क्या है, एक ब्लड हृदय से जुड़ी हुई बीमारी है। ठीक है,
ये बीमारी है हृदयापात, जो है हार्ट फ्लोरो क्या कहते हैं। हृदयाघात वह अवस्था जिसमें हृदय शरीर के विभिन्न भागों की आवश्यकता अनुसार पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाता है ब्लड की। इसको कभी कभी जो है संकुलित हृदयाघात भी कहते हैं, क्योंकि फुफ्फुस का जो है संकुचन हो जाना भी उस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। हृदयपात ठीक है हृदयाघात की भांति नहीं होता है। जहाँ हृदयाघात में हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, वहीं हृदयपात में हृदय पेशी की रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने पर एकाएक क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो याद रखना हृदयाघात और हृदयपात दोनों जो है रक्त से जुड़ा हुआ हृदय जुड़ी बीमारी है, इसको याद रखना होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।